हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS अकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग साइंस के MCQ सॉल्व करने वाले हैं। साइंस के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड। गाइस, हम लोग साइंस के MCQs को टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग क्या है सॉल्व करते चल रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हौच पौच नहीं होगा। आप चीज़ों को एक तरह से क्रमवार तरीके से आप क्या है MCQs को सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपके माइंड में एक बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं या तो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स फैमिली में वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं। हम लोग को पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त मतलब ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है। आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही जनरल क्वेश्चन भी है ये। देखिए जो हमारा ब्लड जो होता है उसके लाल होने का जो एक मुख्य कारण है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है तो हमारा ब्लड जो होता है वो किस कलर का दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके कई बार PCS लेवल में और UPSC में पूछा गया है। देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन, हमारी रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि हमारे जो ब्लड में हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है पाया जाता है। हमारे ब्लड में हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे रुधिर वाहिनियों में क्या होता है कि ब्लड के थक्के को जमने से रोकता है। अब ये देखिए हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जा रहा है तो इसका कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा होगा या तो भोजन के रूप में हम ग्रहण कर रहे होंगे। तो इसका जो हिपेरिन नामक प्रोटीन है जो इसका निर्माण होता है वो कहाँ होता है, यकृत में होता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। तो इतना सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि हमारे ब्लड में थक्का क्यों नहीं जमता, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं जमता। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण यकृत में होता है। तो इतना सारा चीज हम लोगों ने देखा। अब बढ़िए थर्ड क्वेश्चन की ओर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो देखिए RBC क्या करता है, O2 और CO2 का परिक्रमण करता है। मतलब कि O2 और CO2 का जो परिसंचरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, RBC के माध्यम से होता है। तो जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है वो किसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो WBC जो है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, तो प्लेटलेट्स क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग मतलब रुधिर स्कंदन, रक्त के थक्के को जमाने में सहयोग प्रदान करता है। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, जब क्या होता है ब्लड जो हमारे शरीर से निकलता है उस दौरान। तो देख लीजिए ये जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स है ये हमारी क्या है, ब्लड सेल है। तीन प्रकार की ब्लड सेल होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का काम आपने देखा CO2 और O2 का परिगमन। WBC का काम देखा कि WBC प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होती है, प्लेटलेट्स रुधिर स्कंदन में काम आती है। तो गाइस मैंने ब्लड के ऊपर अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ब्लड के बारे में सारी चीज़ों को बारे में डिस्कस किया है और एक अच्छे लेमेंटर में चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है। तो गाइस और वो वीडियो की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो गाइस प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए या तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग को फोर्थ क्वेश्चन है RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो देखिए जो RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। अब यही क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ सकता है कि RBC का जीवन काल कितने माह का होता है। तो आपको पता है एक माह में 30 दिन होता है, तो कितने माह का हो जाएगा, तो 4 माह का। तो एक RBC का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 120 दिन, या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो 4 माह का। ठीक है। अब बढ़िए पांचवें क्वेश्चन की ओर। आपका पांचवा क्वेश्चन है RBC का विघटन निम्न में से कहाँ होता है। देखिए RBC का विघटन मतलब बोल रहा है कि जो नष्ट होती है तो कहाँ होती है नष्ट, प्लीहा में, यकृत में, अस्थिमज्जा में, उपरोक्त सभी। तो देखिए RBC का विघटन प्लीहा में भी होता है, यकृत में भी होता है, अस्थिमज्जा में भी होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। किंतु जो यकृत और अस्थिमज्जा है, अब यकृत और अस्थिमज्जा में किसमें कहाँ, मतलब कि बहुत ही अल्प मात्रा में RBC का विघटन होता है। मेजर क्वांटिटी में मतलब बहुतायत संख्या में कहाँ पे इसका विघटन होता है, तो प्लीहा में विघटन होता है RBC का, है ना। फिर से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप क्या नोट करते भी चलिए। RBC का जो विघटन होता है वह प्लीहा में भी होता है, यकृत में भी होता है और अस्थिमज्जा में भी होता है, किंतु अल्प मात्रा में होता है कहाँ पे, यकृत और अस्थिमज्जा में क्या होता है, अल्प मात्रा में होता है। अल्प मात्रा में बहुत ही माइनर क्वांटिटी में RBC का विघटन होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मात्रा में जहाँ विघटन होता है वो कहाँ होता है, प्लीहा में। तो प्लीहा को क्या बोला जाता है, RBC का कब्रगाह भी बोला जाता है।
और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि केवल इसमें ये पूछा है कि आरबीसी का विघटन निम्न में से कहाँ होता है, तो तीनों जगह पे होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन देखिए मैंने अभी समझाया आपको, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का जो कब्रगाह है किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आरबीसी का जो विघटन होता है वो मेजर क्वांटिटी में प्लीहा में होता है, लेकिन मतलब कि माइनर क्वांटिटी में अब किया करें तो अस्थि मज्जा में भी होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है। तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो ये भी पता चलेगा क्योंकि आरबीसी का जो विघटन होता है वो मेजर क्वांटिटी में प्लीहा में होता है। सातवां क्वेश्चन देखिए आप, सातवां क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। तो देखिए पहला है आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता तो पहला गलत हो गया, तो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता तो सेकंड सही है। ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, देखिए ऊंट और लांबा है ना, ऊंट एवं लांबा है ना, ऊंट एवं लांबा दो ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये एक प्रकार का अपवाद है ना, ऊंट और लांबा। तो आपका जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी सही, ऑप्शन नंबर 3 भी सही। तो आपका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, तो 2 और 3 सही है। चलिए बढ़ते 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन में भी बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला है ऑप्शन आपका, ऊंचाई में जाने पर हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, ऊंचाई में जाने पर हीमोग्लोबिन का स्तर घटता है। क्यों ऊंचाई में जाने पर हीमोग्लोबिन का स्तर अपरिवर्तित रहता है, कि ऊंचाई में जाने पर हीमोग्लोबिन का स्तर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो देखिए आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे जैसे आपकी स्थल से ऊंचाई, और स्थल की ऊंचाई कहाँ से नापी जाती है, वाटर सी, लेवल ऑफ वाटर सी है ना, समुद्र तल की सीमा से नापा जाता है। तो कुल मिला के आप इतना समझिए कि जैसे जैसे आप स्थल सीमा से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो आपके हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो स्तर भी क्या होगा, निरंतर बढ़ता जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब एक बात समझ गए आप एक बात समझिए क्या, कि जैसे जैसे हम स्थल से ऊंचे जाते जाएंगे, ऊंचे स्थान पे जाते जाएंगे, तो हमारे हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वह निरंतर बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। आपका 9वां क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डब्ल्यूबीसी के संख्या में निरंतर वृद्धि से ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। देखिए ल्यूकेमिया को दूसरे भाषा में रक्त कैंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी की संख्या में निरंतर वृद्धि से कौन सा रोग होता है, ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर भी बोलते हैं। अब देखिए एनीमिया जो है वो कौन से किसकी कमी से होता है, एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में निरंतर वृद्धि से कौन सा रोग होता है, ल्यूकेमिया से। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया एनीमिया, तो एनीमिया भी समझिए कि जो एनीमिया नामक रोग जो होता है वह आयरन की कमी से होता है। थर्ड है आपका स्कर्वी, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग जो होता है वो हमारे हड्डियों से संबंधित रोग है। इतना सारा चीज हम लोगों ने देखा पिछले क्वेश्चन में। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए प्लेटलेट्स का जो संबंध है वो आपका रुधिर स्कंदन से है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो मेन रोल जो प्ले करता है वो प्लेटलेट्स करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 किस रक्त समूह में एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो देखिए जो आपका ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसमें एक भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, जिस कारण से वो सार्वत्रिक दाता समूह में आता है। मतलब ओ रक्त समूह ऐसा रक्त समूह है जो कि सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन, सार्वत्रिक रक्तदाता समूह किसे कहते हैं। देखिए सार्वत्रिक रक्तदाता समूह किसे कहते हैं, ओ को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है ना। क्यों सार्वत्रिक दाता समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें एक भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। देखिए चीजों के पीछे का लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। अगर लॉजिक पता है तो बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएगा। अब आपके माइंड में बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप है तो आप क्वेश्चन 99% चांसेस रहेगा कि आप क्वेश्चन को सही सॉल्व करेंगे। तो आप इसमें अपने आप को टेस्ट भी लगा सकते हैं कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं। जैसे आज मैं 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तो गाइस आप प्लीज कमेंट करके बताना आपकी 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। तो इसका पता चल गया क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कि सार्वत्रिक रक्तदाता समूह किसे कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ।
ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किस रक्त समूह में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। देखिए एबी में, ब्लड ग्रुप एबी में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, जिस कारण से जो एबी है सभी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, मतलब सार्वत्रिक ग्राह्यता ग्रुप जिसे बोलते हैं। ग्राह्यता मतलब अपने आप में लेना। तो एबी ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कि सभी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, लेकिन दे नहीं सकता, सभी को ले सकता है। क्यों ले सकते, क्यों ले सकते, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना पता चल गया कि जो एबी है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसीलिए उसे सार्वत्रिक ग्राह्यता कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है सार्वत्रिक रक्त ग्राह्यता। 14 नंबर क्वेश्चन है सार्वत्रिक रक्त ग्राह्यता समूह किसे कहते हैं। देखिए सार्वत्रिक रक्त ग्राह्यता समूह किसे कहते हैं, तो एबी को कहते हैं। और क्यों कहते हैं अभी मैंने बताया, क्योंकि इसमें एबी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, जिस कारण से यह सभी ब्लड ग्रुप को अपने अंदर ले लेता है। ए हो चाहे बी हो, चाहे एबी पॉजिटिव हो चाहे एबी नेगेटिव हो, किसी भी ग्रुप को, किसी भी ब्लड ग्रुप को एबी अपने आप में ले लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब देखिए मानव रक्त का पीएच मान पूछा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है और आपको पीएच फैक्टर भी पता होना चाहिए। देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान है कितना होता है, 7.4। अब देखिए 7 से ज्यादा है मतलब वो क्या है, क्षारीय है, उसका माध्यम क्या है, क्षारीय है। अब दूसरा कारण ये क्षारीय क्यों है, क्योंकि ब्लड में क्या पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको पता चल गया। रक्त का माध्यम क्या है, क्षारीय है। अब रक्त क्षारीय माध्यम में क्यों है, क्योंकि रक्त में NaCl पाया जाता है। इतने सारे फैक्ट आपको पता चल गए। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 है ना। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर में बढ़िए, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो देखिए रक्त में आयरन पाया जाता है, रक्त में आयरन पाया जाता है। तो आपको 16 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। 17 नंबर देखिए, लाल रक्त कणिकाएं मतलब RBC, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का जन्म कहाँ होता है। तो देखिए लाल रक्त कणिकाओं को जन्म जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अब देखिए अस्थि मज्जा क्या होता है, जो आपका ये समझिए ये बोन है, बोन के बीच में जो नॉन वेजिटेरियन होंगे उनको पता होगा कि बीच में क्या होता है, एक खोखला जगह होता है, ये पूरा खोखला होता है। तो ये जो बोन होती है उसके टॉप और बॉटम पे यहाँ पे RBC का निर्माण होता है। ये जो मिड वाला एरिया है यहाँ पे WBC का निर्माण होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, RBC रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। तो आपको पता चल गया। और ये जो पूरा एरिया कहलाता है, ये पूरा आपका क्या कहलाता है, अस्थि मज्जा कहलाता है। बीच का जो खोखला हिस्सा होता है ना वो पूरा अस्थि मज्जा कहलाता है। तो आपको पता चल गया RBC का जन्म कहाँ हो रहा है, तो अस्थि मज्जा में हो रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RBC का जो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है वो RBC है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, RBC। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो जो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, किडनी। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गया है, किडनी, तो इसको आप एक कट कर दीजिए, 2 ऑप्शन किडनी हो गए, तो किडनी है ना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है। ये आपके कई बार आपके रेलवे SSC वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये UPSC एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। प्रथम माह में भ्रूण में RBC का निर्माण यॉर्क सेल में होता है, सत्य है। सेकंड से थर्ड माह में भ्रूण में RBC का निर्माण यकृत में होता है, ये भी सत्य है। 4th to 9th मंथ के भ्रूण में RBC का निर्माण प्लीहा में होता है, ये भी सत्य है। मतलब उपरोक्त सही, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही। देखिए एक बात समझिए कि जब भ्रूण जन्म ले रहा होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा का निर्माण नहीं हुआ होता है। लेकिन जन्म के जैसे ही शिशु जब जन्म लेता है तो उस समय उसके शरीर में जो RBC का निर्माण है वो आपके बोन मैरो में होना प्रारंभ हो जाता है। तो जन्म लेने के पूर्व का देखिए, फर्स्ट मंथ में यॉर्क सेल में, सेकंड टू थर्ड माह में RBC का जो निर्माण है वो यकृत में, और 4th to 9th मंथ के दौरान जो RBC का निर्माण प्लीहा में होता है। तो गाइस ये रहा हम लोग का आज का वीडियो। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और गाइस जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो गाइस प्लीज आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाजू में बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और गाइस प्लीज गाइस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं ऐसे ही आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके वीडियो में शामिल, इस वीडियो में
जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा और सभी सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा धीरे धीरे। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।